अरे तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया होगे और तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद आवर न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 1 और ये है उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी अपन ने पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 1 में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स देखे थे और आज अपन उन्हीं टॉपिक्स के आगे वाले टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो नया टॉपिक अपन देखें उसके पहले पुराने जो अपन ने देख लिए टॉपिक उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो जो बच्चे नए भी होंगे डायरेक्टली इस वीडियो को हमारी देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आइडिया लग जाए कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्या कवर किया था। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट नंबर 1 पूरा देख लेना, अच्छे से एक एक चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे लेक्चर आपके सीएमए फाउंडेशन के, मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, एथिक्स के भर भर के इस चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उसको भी चेक करना मत भूलना। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अपन ने देखा था कि भैया जो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका पहला वर्ड है ओकियोस जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड और दूसरा वर्ड है नेमेन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आया था कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये अपना जो है निकल के आया था प्रॉपर कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि भैया ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये अपने मार्शल बाबा ने अपनी एक बुक में जो उन्होंने 1890 में पब्लिश किया उसमें लिखा था, जिस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसकी हेडिंग भली डेफिनेशंस है बट इसको अपन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स या इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, या इकोनॉमिक्स कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ, कैसे बना, ये अपन इसमें स्टडी किए थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला अपन देखे थे वेल सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिया था भैया बाबा एडम स्मिथ और जेबी से ने, जिसमें उन्होंने बात की थी वंस हम पैसे को समझ लेते हैं, पैसे को मैनेज करना सीख लेते हैं तो वो हम समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स पूरी हो गई। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना था, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ तक, पैसे तक ही रिलेटेड था। फिर आगे उनकी इन बातों को क्रिटिसाइज किया गया और हमारे पास निकल के आई वेलफेयर डेफिनेशन। क्रिटिसाइज किन्होंने किया, बहुत सारे लोग, इकोनॉमिक्स फिलोसोफर्स इंक्लूडिंग मार्शल एंड पिग्यू। ठीक है, इन्होंने बोला, बाबा मार्शल ने बोला कि भैया ऐसा पैसा किस काम का जो किसी की भलाई में, किसी की वेलफेयर में यूज ही ना हो सके। तो सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना कि इकोनॉमिक मतलब वेल्थ है या वेल्थ की अंडरस्टैंडिंग को हम इकोनॉमिक्स मान लेंगे, ये पूरी की पूरी गलत बात है। ठीक है, हमको वेलफेयर भी साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है। इन्हीं की बातों को वापस से आगे क्रिटिसाइज किया गया रॉबिन्स के द्वारा और उन्होंने दी अपनी स्केयरसिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। इन्होंने बोला कि भैया भला या वेलफेयर हम हर किसी का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया भला हर किसी का नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन की वांट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड है। ठीक है, तो हमको ये स्केयरसिटी के एंगल को भी समझना पड़ेगा। फिर इनकी बातों को भी क्रिटिसाइज किया गया। किसने क्रिटिसाइज किया? हमारे कीन्स और सैमुअल्सन बाबा ने। इन्होंने बोला कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमको भैया ग्रोथ करनी है, आगे करना है जीवन में, भैया डेवलपमेंट पानी है, एक लेवल पे आके पहुंचना है। तो भली रिसोर्सेज स्केयर है तो क्या हुआ, क्या हम ग्रोथ की बात नहीं करेंगे? बोलो, ग्रोथ की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इकोनॉमिक्स मतलब ये होता है कि भैया कम रिसोर्सेज को हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, जिसके अंदर अपन वेल्थ पढ़ते हैं, वेल्थ से वेलफेयर कैसे होगा ये भी चीज अपन देखते हैं और ग्रोथ की भी बातें करते हैं, ना कि सिर्फ पास्ट बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट धीरे 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 पार्ट में जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग बढ़ती गई, इकोनॉमिक्स का भी जो है इवोल्यूशन होता गया। पहले इकोनॉमिक्स मतलब सिर्फ वेल्थ को पढ़ लेना, फिर वेल्थ के साथ वेलफेयर मिला देना, फिर बोले वेलफेयर के साथ स्केरसिटी वाला एंगल भी देखो, फिर बोले कि स्केरसिटी लेके तो बैठ नहीं सकते, ग्रोथ के बारे में भी सोचो। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारा इकोनॉमिक्स से धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, जिसको अपन 4 डेफिनेशंस में डिवाइड करके अपन ने रीड किया था, दैट इज वेल्थ सेंटर्ड, वेलफेयर सेंटर्ड, स्केयरसिटी सेंटर्ड और ग्रोथ सेंटर्ड। ठीक है, काफी स्पीड से मैंने इस चीज को लेके गया। जिन्होंने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमको देखना है। नीचे आ जाते हैं अपने नोट्स पे, नीचे नीचे ये रहा। तो यहां तक देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन, कौन सी अबव डेफिनेशन, ये ग्रोथ सेंटर। यहां तक अपन ने कवर कर लिया था और मैंने आपको फटाफट से रिवाइज भी करा दिया। आज अपन बढ़िया तरीके से समझेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक दो टॉपिक और देखने वाले हैं बट आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो समझो इस टॉपिक में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स में वांट मतलब क्या, ऐसी चीज जो हमारी डिजायर है, जो हमारी इच्छा है। अब वांट ही क्या होता है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। वांट क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? तो बेटा जी याद कर लो, जब आप बचपन में छोटे छोटे थे, क्लास 11th में आपने एडमिशन लिया था, आपका सब्जेक्ट हुआ करता था बिजनेस स्टडीज।
जो कि चालू ही यहीं से होता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका फाइनल आउटकम क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, कुछ इनकम कमाना हो। फ्री फोकट में काम करने वाले, फ्री फोकट की एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ऐसी एक्टिविटी जिससे हम अपना मॉनिटरी बेनिफिट करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि जो वांट है, हमारी जो इच्छा है, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बर्थ देता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वांट से, इच्छा से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो फोकट में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं जाएगी। ठीक है, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। और जब हम एफर्ट्स डालेंगे और हमारे एफर्ट्स लोगों तक पहुंचेंगे तो उनकी वांट क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है, उनकी वांट क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे आप लोगों की वांट क्या है कि भैया हमको सीएमए फाउंडेशन क्लियर करना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एफर्ट्स डाल रहा हूं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, एडिट हो रहे हैं, नोट्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। ये चीजें आप तक पहुंच रही है और आपको था कि भैया हमको ये टॉपिक समझ में आ जाए, इसमें डाउट था, और वो हमारे वीडियो से आपको क्लियर हो जा रही है। तो क्या हो रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूं। अब अगर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा। तो समझ रही हो कैसा प्रोसेस चल रहा है। आपकी वांट थी, आपकी इच्छा थी कि भैया हमको फाउंडेशन क्लियर करना है, वो आपकी वांट हमारे तक पहुंची, हमने एफर्ट्स लगाए, नोट्स बनाए, वीडियो आप तक पहुंचाई, और आपको क्या मिल गया, सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखा है कि वांट से एफर्ट्स जनरेट होते हैं और एफर्ट से हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। वंस हमारी जो वांट्स है सारी की सारी फुलफिल हो जाती है। क्लियर हो गई बात, सिंपल है। हाँ जी सर। अब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या, पहला प्रोडक्शन, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा कंजम्पशन। क्या क्या, पहला प्रोडक्शन, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है अपना कंजम्पशन। क्या क्या, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कंजम्पशन। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब प्रोडक्शन मतलब क्या देखते हैं। तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मतलब क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज। इट इज अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब क्या, बहुत ही सिंपल यार, 5th 6th 7th क्लास का बच्चा जिसने बेसिक सोशल स्टडीज पढ़ रखी वो भी ये बता पाएगा कि क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, कोई नई चीज का, एक यूटिलिटी का इजाद यहाँ पे करना। गुड्स बनाना या सर्विसेज बनाना क्या है, अपनी प्रोडक्शन है। सर्विसेज बनाते नहीं, सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो गुड्स बनाना या सर्विसेज डिलीवर करना ही क्या है, प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमको लगती है कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स हमको लगते हैं, जिसको क्या बोला जाता है शास्त्रों में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, जिसके ऊपर एक प्रॉपर आपके लिए डेडिकेटेड स्टडी नोट है जो ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल पे कवर्ड है। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर्स आर एसेंशियल। ऑल दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज दे आर। ठीक है, कोई भी हमको चीज बनानी, जैसे कोई भी एक अपने को गुड्स बनाने, फॉर एग्जांपल मोबाइल बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, उसके लिए अपने को क्या लगेगा, फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री कहाँ पे रहेगी भैया, जमीन के ऊपर फैक्ट्री रहेगी। काम करने के लिए लेबर चाहिए, लेबर को सैलरी देने के लिए पैसा यानी कैपिटल होना चाहिए। सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, एंटरप्रेन्योर होने चाहिए जो चलाए, मैनेजर्स होने चाहिए। क्लियर है, तो यही 4 चीजें क्या है यहाँ पे, सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा तो होता है एंटरप्रेन्योर। बट क्योंकि आपकी मॉड्यूल में भैया प्रोडक्शन टेक्निक लिखा था तो मुझे भी ये चीज यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ी है। वैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो आपका दूसरा स्टडी नोट है उसमें भी यही 4 का जिक्र है। बट जो आप अपनी मॉड्यूल देखोगे, इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है, वहां पे ये चीज प्रोडक्शन टेक्निक के बारे नाम से दी गई है। प्रोडक्शन टेक्निक मतलब क्या, कि जो भी चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप क्या टेक्निक लगा रहे हो, लेबर ज्यादा लगा रहे हो या मशीन ज्यादा लगा रहे हो। आपकी जो टेक्निक है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। कमॉन, क्या लेबर इंटेंसिव यानी लेबर का ज्यादा यूज है, मशीन का थोड़ा कम है, या कैपिटल इंटेंसिव है यानी मशीन का ज्यादा यूज है और लेबर का कम यूज है। तो टेक्निक की यहाँ पे बात की है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। तो प्रोडक्शन मतलब क्या, सिंपल गुड्स या सर्विसेज का क्रिएट होना, जहां पे अपन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बना रहे हैं जिससे किसी यूटिलिटी का उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है यूटिलिटी का, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्निक लगा के कोई चीज हमारे पास क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है भैया, बहुत सिंपल। मैं आपको क्या दे रहा हूं, यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करके, लाइक वगैरह करके वीडियो को अपना प्यार यहाँ पे दे रहे हो, तो हमारे बीच में इस चीज का एक्सचेंज चल रहा है। हालांकि तुम लोग, मैं देख रहा हूँ वीडियो को लाइक तो कर नहीं रहे हो, बट फिर भी चलो मैं तुमको वीडियो तो पहुंचा ही दे रहा हूँ। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ओके, तो एक्सचेंज मतलब क्या, सिंपल, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई गुड्स, कमोडिटी या सर्विसेज वगैरह एक्सचेंज करते हैं, जिसको पहले अपन क्या बोलते थे,
बाटर सिस्टम भी बोलते थे, ठीक है, किसी के पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, अदला बदली। आजकल ये एक्सचेंज कैसे हो गया, मनी के फॉर्म में हो गया है, ठीक है। हमको अगर चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, गुड़ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो हम क्या देते हैं, सामने वाले को पैसे देते हैं और वो हमको क्या दे देता है, हमारे नेसेसरी गुड्स या सर्विसेज हमको दे देता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, हाँ जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इनकम अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम यहाँ पे हो रही है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, ये ऊपर वाले लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या प्रोडक्शन टेक्निक, ठीक है। अपन इसको एंटरप्रेन्योर अभी समझ के चलेंगे, ठीक है। तो लैंड को क्या मिलता है सर, लैंड के लिए हमको मिलता है रेंट, ठीक है। लेबर्स को क्या मिलते हैं, लेबर्स को मिलते हैं वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, जो बच गया सारा प्रॉफिट वो किसका, एंटरप्रेन्योर का। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जो भी हमको इनकम मिलती है, इनकम जनरेट होती है, इनकम कैसे जनरेट होती है, गुड सर्विसेज बना रहे हैं ना, उसको बाजार में बेचेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वो हमको क्या देंगे, पैसा देंगे, तो उसी से क्या होगी, हमारी इनकम जनरेट होगी। 100 रुपए में गुड्स बनाएंगे, 2000 रुपए में बेचेंगे, तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे इनकम जनरेट हो गई। जब इनकम जनरेट होगी तब लैंड को रेंट देंगे, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दो टाइप के हैं, यहाँ पे कंसाइज शॉर्ट फॉर्म में दिए, आगे इसी का टॉपिक है मैक्रो और माइक्रो करके, वो भी अपन देखने वाले हैं। बट यहाँ पे भी शॉर्ट में एक बार शगुन के लिए पढ़ लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहला माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, माइक्रो यानी छोटा होता है, आप सभी को पता है अच्छी तरीके से। तो जब भी अपन इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तब हम बात कर रहे होंगे माइक्रो के बारे में। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक लेबर की तो क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। बात करेंगे सिर्फ एक कंपनी की तो क्या होगा, माइक्रो होगा। बात करेंगे पूरे नेशन की, बात करेंगे जितने भी देश भर में लेबर हैं, चाहे एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सबकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे नेशनल इनकम की तो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। बात करेंगे इंडिविजुअल इनकम की तो क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। प्राइस पर यूनिट बात करेंगे, एक गुड की एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, माइक्रो हो जाएगा। पूरी की पूरी इंडस्ट्री की कितनी कॉस्ट लग रही है यहाँ पे, तो मैक्रो हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, खत्म, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में साथ ही साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इंप्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। क्लास 12 में तुम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ये सब उन्हीं के चैप्टर्स हैं, याद आ रहा होगा। इंप्लॉयमेंट नाम का एक चैप्टर है, प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान जो इंडियन इकोनॉमी में है वो चीज, इंटरनेशनल ट्रेड, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। लास्ट चैप्टर तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये चीज यहाँ पे है। तो जो सारी चीजें वहां पे है सेम यहीं पे सेम उसका मीनिंग लगता है। लाइकवाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो क्लास 11th में तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। थ्योरी ऑफ रेंट, फिर डिफरेंट वेज थ्योरीज, इंटरेस्ट थ्योरी, प्रॉफिट, ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। सिंपल। आगे है कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी भैया कोई भी चीज अपन कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को अपन यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई आवर वांट इज नोन एज कंजम्पशन। सिंपल एकदम, ठीक है। क्या लिखा है आगे, इन इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज टिपिकली डिफाइंड एज फाइनल परचेज बाय एन इंडिविजुअल दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है। ध्यान रखना, हम कोई भी चीज में पैसा डाल रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक घर खरीदता हूं बट उसमें मैं खुद नहीं रह रहा हूं, तो वो क्या हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन नहीं। उसको मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा और वहां से मुझे कोई इनकम आएगी। बट मैं एक घर रहता हूं जिसमें जहां पे मैं खुद रह रहा हूं, तो वो क्या हो गया, मैं कंजम्पशन पर्पज के लिए एक घर यहाँ पे लिया है। मैं दूध लेता हूं खुद कंज्यूम करने के लिए, तो वो मेरा कंजम्पशन है। बट मैं दूध लेता हूं आगे आइसक्रीम या पनीर बना के बेचने के लिए, तो वो मेरा कंजम्पशन नहीं, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। ध्यान देना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, आप चीजों को किस तरीके से यूज कर रहे हो, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पे यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, ठीक है। दूध ले रहा हूं, गुड सेम है, ठीक है। खुद कंज्यूम कर रहा हूं, कंजम्पशन बोल रहा हूं। बट उसी को मैं आइसक्रीम बना के बेच रहा हूं, तो क्या हो गया, वो मेरा कंजम्पशन नहीं आ रहा है, वहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया जो मेरा मिल्क है, ओके। आगे, कंजम्पशन डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को कंजम्पशन क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं। जैसे हम गुड्स को यूज करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसे, स्क्रीन में स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो जिस स्मूथ तरीके से जब मोबाइल नया नया था, काम कर रहा था, अब क्या वो वैसे काम कर रहा है, नहीं। कभी फोन पानी में गिर गया तो क्या हो गया, उसका स्पीकर, कैमरा वैमरा खराब हो जाएगा। तो क्या जैसे फोन स्टार्टिंग में था अभी भी वैसे काम करेगा क्या पानी में गिरने के बाद, नहीं। क्यों, क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी क्या है, जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कंजम्पशन
इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी विच वॉज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर थ्रू प्रोडक्शन। ठीक है, आगे यहाँ पे एग्जांपल, इफ समवन बायज अ हाउस टू लिव इन इट शुड बी डिफाइंड एज कंजम्पशन, बट वहीं अगर उसको रेंट पे दे देता है तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन शॉर्ट द रीजन ऑफ परचेज डिटरमाइन वेदर समथिंग इज व्यूड एज इन्वेस्टमेंट और एज अ कंजम्पशन। ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, किसी भी तरीके को आप किसी भी गुड्स को आप कैसे यूज करोगे ये डिफाइन करेगा कि हम उसको कंजम्पशन बोलेंगे या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कार खरीद रहे हो, खुद चला रहे हो, कंजम्पशन है। कार खरीद के ओला उबर वाले को दे दी, वो चला रहा है, तो क्या हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको वहां से रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, तो कंजम्पशन क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाओ सर। नेक्स्ट है अपना स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो दो टोटल अप्रोचेस में अपन देखेंगे, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लायक इसमें बातें नहीं है, ऊपर ऊपर से बस रीड करके छोड़ देंगे अपन। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है भैया, सोशल साइंस है। इट स्टडीज मेंस बिहेवियर एज रैशनल सोशल बीइंग, इट कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, यानी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन और वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इट इज कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्थ वाज कंसीडर्ड एज द मींस टू एन एंड और द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। वेल्थ को क्या कंसीडर किया जाता था कि भैया यही सब कुछ है और इसी से इस जगत का कल्याण होगा, और वो कल्याण क्या है, ह्यूमन का वेलफेयर। ठीक है, आगे अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसीडर्ड टू बी एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये ट्रेडिशनल यानी पुराना अप्रोच है। ठीक है, पुराना यानी वेल्थ और वेलफेयर तक। अब मॉडर्न क्या बात करेगा, स्केर्सिटी और ग्रोथ के बारे में बात करेगा। देखो आगे क्या वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है या नहीं। मॉडर्न अप्रोच, एन इंडिविजुअल आइदर एज अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल in an economic decision. The scope of economics lies in analyzing economic problem and suggesting policy measure. ये देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और उसको कैसे ठीक करेंगे, सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन याद आ गया। नेक्स्ट, social problem can thus be explained by abstract theoretical tools or by empirical methods. In classical discussion economics is a positive sign, जबकि मॉडर्न पीरियड में ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव बोथ है। याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है। क्लासिकल या ट्रेडिशनल में इकोनॉमिक क्या है, पॉजिटिव साइंस है, वेयर एज मॉडर्न समय में पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। नेक्स्ट, इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज इन हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन के बारे में भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर more normative than a positive. Economists of today deal economic issue not merely as they are but as they should be, यानी प्रॉब्लम कैसी है नहीं कैसे होनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम में। क्लियर हो गया, तो बहुत ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक बार रीड करके इसको भूल सकते हो। ठीक है, भूलना नहीं मतलब छोड़ सकते हो चीजों को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना कि ट्रेडिशनल टाइम में इकोनॉमिक्स क्या थी भैया, इकोनॉमिक्स थी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस, बट आज पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। क्लियर हो गया, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी यहाँ पे बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अपना आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, फिर पक्के से इस अपन लेक्चर को एंड कर देंगे, और वो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, अब थोड़ा और डीप में एक स्टेप और नीचे उतर के अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो टर्म है माइक्रो और मैक्रो, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था किसने, रैंगनर ने भैया, रैंगनर भाई साहब ने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था। He is the professor of Oslo University in Britain. According to him, economics studies in two ways, that is micro level और macro level. Micro level यानी छोटा लेवल, macro level यानी जब हम पूरे नेशन वाइड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सिंपल देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन सा, माइक्रोज। स्पेलिंग का ध्यान देना है, MIKROS। स्पेलिंग में भी आपको इंस्टीट्यूट जो है वो कंफ्यूज कर सकती है, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो वर्ड कहां से आया है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, वेरी स्मॉल। It studies about the behavior of individual units. Individual units are consumer, producer, firm और इंडस्ट्री। क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है भैया, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब क्या, किसी एक कंज्यूमर के बारे में, किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में, या किसी एक प्रॉपर इंडस्ट्री के बारे में कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। सर अगर सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर्स और सारी की सारी इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसको भी देखेंगे, अभी पहले माइक्रो इजीली निपटा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल बाबा, द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड्स द कंट्री इनटू स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट में जब अपन पढ़ रहे हैं तो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट एक्सप्लेन्स how consumer gets maximum satisfaction, how the producer gets maximum output and how the firm gets maximum profit. क्या बात करता है कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम आउटपुट कब मिलता है, और एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलता है। कहां पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया होगा, नीचे डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म
पर्टिकुलर यानी एक पर्टिकुलर फर्म, एक यानी इंडिविजुअल यूनिट ऊपर देखा था, ठीक है। पर्टिकुलर हाउस होल्ड अगेन इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहा है। इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम। अब वेजेस इनकम भी मतलब वो इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटीज, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, स्टडी है, किसकी स्टडी है, तो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कमोडिटी की। क्लियर। स्कोप क्या है देख लेते हैं, या क्या क्या चीजें इसमें अपन पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि भैया हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड एंड हाउ द प्राइस per unit of factor of production is determined and it also deals with theories of economic welfare. Microeconomics is also known as price theory. important है। तो क्या बोल रहा है स्कोप, स्कोप यानी दायरा, दायरा यानी अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सिंपल जो क्लास 11th में आपके जितने भी सारे चैप्टर्स थे वो क्या है, स्कोप है। चैप्टर्स के नाम लिखिए आओगे, वैसे तो अभी अब तुम्हारा एमसीक्यू वाला पैटर्न है, बट कभी भी बीकॉम वगैरह में भी अगर तुम्हारे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जरूर होगा, अगर पूछ ले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो सिंपली प्रॉपर वे में अगर तुम उन चैप्टर्स के नाम भी लिख लोगे कि हाँ ये है ये है ये है ये है, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि स्कोप मतलब क्या, कि क्या सारी चीजें अपन पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो क्या क्या चीजें पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कैसे रखाएगा, एक पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट कैसे होना चाहिए, प्राइस को कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे, प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट हो सकता है, मैक्सिमम आउटपुट कब मिल सकता है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे बन सकता है। क्लियर है हाँ जी सर। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल और अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ इकोनॉमी। इकोनॉमी छोटे लेवल पे कैसे काम करती है, छोटे लेवल पे अपने को मैनेजमेंट करना है इकोनॉमिक्स का, तो कैसे होगा ये चीजें, लोगों का भला कैसे करना है, कम से कम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है वो क्या हो जाएंगे, माइक्रो लेवल पे हो जाएंगे, तो उनका हम वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको समझ में आती है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना समझना इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन मैक्रो के बारे में। तो मैक्रो भैया भी क्या है, सीधा हमारे ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आए हैं, जिनका मीनिंग क्या होता है, लार्ज। यानी जब अपन नेशन वाइड बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा कंट्री एज अ होल के बारे में बात करेंगे। क्या, कंट्री एज अ होल के बारे में बात करेंगे, तब होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो को क्या बोल रहे थे, ऊपर यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। माइक्रो को क्या बोलते थे, प्राइस थ्योरी, वेयर एज मैक्रो को क्या बोलते हैं, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जो 12th क्लास में पढ़ रखा है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, गवर्नमेंट बजट, इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीजें कहाँ आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। डेफिनेशन देखें तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सच वेरिएबल एज एन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ एन आउटपुट। ठीक है, एग्रीगेट वॉल्यूम, एग्रीगेट मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी विद एक्सटेंडेड टू इट्स resources are employed with the size of the national income and with the general price level। ठीक है, जो जो भी टॉपिक्स हैं उसका नाम यहाँ पे दे दिया और एग्रीगेट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं स्कोप, यानी क्या चीजों के बारे में, क्या क्या टॉपिक्स किन बारे में अपन स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। प्यारा सा कलरफुल चार्ट आपके सामने, क्या क्या बोल रहा है। पहला पार्ट है थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ कैसे लानी है उसके बारे में पढ़ते हैं, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। इंप्लॉयमेंट के अंदर कंजम्पशन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्या होता है ऑलरेडी अपन ने देख लिया है। ठीक है, दूध है उसका भैया कंजम्पशन कर रहे हैं, खा रहे हैं, खुद ही सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन हो गया। आइसक्रीम बना के बेच रहे हैं तो तब वो मेरा कंजम्पशन नहीं है। ठीक है, गाड़ी है, घर है, मोबाइल है, कोई भी चीज है, अगर मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ कंजम्पशन है, दूसरे को दे के रखा उससे मुझे इनकम अर्न हो रही है, तो क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नीचे क्या दिखा है, द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज सम प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम के बारे में अपन स्टडी करते हैं, तो लेवल ऑफ आउटपुट, फ्लक्चुएट इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम, चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमको एम्प्लॉयमेंट देनी है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मनी का, गुड्स का, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल क्या रहने वाला है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है। सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरी क्यों है, तो भैया ये सब जब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये जो सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है इसका सॉल्यूशन भी निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम की नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करती है। क्लियर हो गया। पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी अपन ने वो बात देखी, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करती है। तो इतनी सारी अगर प्रॉब्लम है
तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा, वही अपना बनता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, लाइकवाइज हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है प्रॉपरली ले पाएंगे। दूसरा, पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी प्रॉपर बना सकते हैं। अगर स्ट्रांग इकोनॉमी है, लोगों के पास पैसा है, तो डेवलपमेंट में अपन पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज है वो कम दे सकती है, बट अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी वीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको गवर्नमेंट से असिस्टेंस चाहिए, तब हमारी जो पॉलिसी है लाइकवाइज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स बनाने की जगह अपन क्या बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, सब्सिडी वगैरह देंगे, टैक्सेस वगैरह थोड़े से कम लगाने की कोशिश करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लान्स अपन डेवलप करेंगे और टेक द रेमेडियल मेजर्स ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ट्रेड साइकिल अगर हमारी खराब हो गई है तो उसको कैसे सुधारना है, ये सब के बारे में अपन समझते हैं, बात करते हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वेदर इकोनॉमिक्स इज एन साइंस और आर्ट, ये अपन देखेंगे हमारे पार्ट नंबर 3 में, जो कि बहुत ही जल्दी डल जाएगी। इस वीडियो तक अपना पूरा प्रॉपर तुम प्यार पहुंचाते रहना। आई होप कि तुमको आज इस लेक्चर में अपन ने जो भी टॉपिक्स देखे हैं प्रॉपरली समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अगर गलती से रह जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां भी डीएम में जो भी तुम अपना डाउट्स वगैरह है वो आके पूछ सकते हो। क्लियर बात है? हाँ जी सर। तो विद दिस आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।